नमस्कार, मैं हूँ सीमा सिंह। हिंदी साहित्य की कहानियों में आज सुनिए जानी मानी समकालीन लेखिका शीला मिश्रा जी की लिखी हुई कहानी कोमा। शीला मिश्रा जी सामाजिक, पारिवारिक और रिश्तों पर आधारित कहानियाँ लिखने में प्रवीण हैं। प्रस्तुत है आपके समक्ष शीला मिश्रा जी की कहानी कोमा। मेरे बेटे आर्यन के तिलक की तैयारी चल रही थी। वो शेरवानी पहने किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। जहाँ एक तरफ उसकी नानी व दादी बलैयाँ ले लेकर उसकी नज़र उतारने में लगी हुई थीं, वहीं उसके दोस्त व हम उम्र भाई बहन उसे छेड़ने में। सब ओर चहल पहल, अथाह उत्साह व उमंग का माहौल था। इस हंसी खुशी के बीच तभी अचानक जोर से आवाज़ आई, अरे अरे, पकड़ो उनको, कहीं गिर ना जाएं। मैंने हड़बड़ाते हुए पीछे की तरफ देखा, जहाँ नाश्ते की टेबल लगी हुई थी। वहाँ दीदी को पकड़कर जीजा जी एक कुर्सी में बैठा रहे थे। तेजी से उठकर मैं उनके पास पहुंची तो देखती हूँ कि पसीने से लथपथ दीदी हाँफ रही थी। मैंने घबराई आवाज़ में जीजा जी से पूछा, क्या हुआ दीदी को? वे रुआसी आवाज़ में बोले, पता नहीं, नाश्ता करते करते अचानक पसीने से भीग गईं, बस गिरने ही वाली थीं कि मैंने संभाल लिया। आनन फानन में मेरे पति वेदांत ने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। 5 मिनट में ही वे आ गए। आते ही उन्होंने अपने साथ लाए उपकरणों से जांच की तो पता चला कि उनका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों ही बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी तथा आराम व परहेज की हिदायत देकर चले गए। दीदी के बेटा बहू उन्हें ऊपर उनके कमरे में ले गए। जीजा जी भी उन्हीं के साथ थे। सबकी खुशी में मानो ग्रहण लग गया। मेरा मन खिन्न हो गया। तिलक की रस्म पूरी होते ही मैं दीदी के कमरे में गई। वे निढाल सी बिस्तर पर लेटी हुई थीं। उनकी ये दशा देख मेरी आंखें भर आईं व कंठ अवरुद्ध हो गया। बिना कुछ बोले मैं अपने आंसुओं को समेटे नीचे कमरे में आ गई। मेहमानों की भीड़, हंसी मजाक, चुहलबाजी व शादी की रस्मों के बीच जब कभी मेरी निगाह दीदी पर जाती तो उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचकर मैं परेशान हो उठती। शादी के बाद मेहमान विदा होना शुरू हो गए। तीसरे दिन माँ व भैया भाभी जाने की तैयारी कर रहे थे कि मेरे वहाँ पहुँचते ही माँ शीघ्रता से मुझे एक तरफ खींच कर ले गईं और कहने लगीं, सोनू, मुझे गुड्डो की बहुत चिंता हो रही है। मैंने दामाद जी से बात तो की है, परंतु जो कहना चाह रही थी वो नहीं कह पाई, पर तुम ज़रूर समझाना। मैं जानती हूँ कि तेरी बात अवश्य मानेंगे वे। तू उनसे कहना कि गुड्डो को अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और उसका पार्लर का काम बंद करवाएं। कहेगी ना? हाँ माँ, फिक्र ना करो। तुम नहीं भी कहती तब भी मैं जीजा जी से बात करती। इतना कहकर बेटी की तकलीफ से व्याकुल आंसू बहाती माँ को अपनी बाहों में समेटते मैं ढांढस बंधाती रही। 7-8 दिन बाद जब शादी की थकान उतरी तो मैंने जीजा जी को फ़ोन लगाया। उधर से खिलखिलाती हुई आवाज़ में जीजा जी ने कहा, मुझे मालूम था कि शादी के बाद का सारा काम निपटा कर तू अपनी दीदी का हाल जानने को बेताब हो जाएगी। तो सुन, तेरी दीदी एकदम ठीक हैं। उन्होंने पार्लर जाना भी शुरू कर दिया है। क्या? दीदी पार्लर जाने लगी हैं? मैंने विस्मित स्वर में पूछा। हाँ हाँ, तभी तो ठीक हुई हैं, जीजा जी ने मस्ती के अंदाज में ठहाका लगाते हुए कहा। नहीं जीजा जी, ये तो ठीक नहीं है। आप पहले दीदी को मुंबई ले जाकर उनकी ठीक से जांच करवाएं और ये पार्लर जाना तो बिल्कुल बंद ही करा दें। स्वास्थ्य से बढ़कर थोड़ी ही है कुछ। मेरी चिंता शब्दों में व्यक्त हो ही गई। हाँ हाँ, तुम्हारी दीदी का स्वास्थ्य मेरी भी पहली प्राथमिकता है। वो हमारे घर की रानी जो है। पर तुम आकर देखो तो, पार्लर जाकर वो कितनी खुश रहती हैं। अब तो मैं भी उनके साथ वहाँ चला जाता हूँ। रिटायर जो हो गया हूँ तो उसी में मेंस पार्लर भी खोल रहे हैं। अब हम दोनों मिलकर संभालेंगे, जिया जी ने एकदम सहज भाव से कहा। जीजा जी का ये मजाकिया अंदाज इस समय मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं दीदी की तबीयत को लेकर परेशान हो उठी। जिया जी की बातों को अपनी बुद्धि की कसौटी पर तौलने लगी। पता नहीं क्यों हमेशा ही मुझे उनकी बातों में उनके धन, वैभव, शक्ति, संपदा और बुद्धि का अहंकार झांकता हुआ महसूस होता। आज भी उनसे बातें करके असंतुष्ट होते हुए मेरे अंतस में एक फांस सी गड़ गई, जिसकी चुभन दिनों दिन बढ़ती गई और 15 दिन होते होते मैं दीदी से मिलने निकल पड़ी। उनके पास पहुंचकर पहले दिन तो हम दोनों बहनें शादी की जुगाली में व्यस्त रहीं। फिर अगले दिन दीदी को लेकर मैं बाजार के लिए निकली। थोड़ी बहुत खरीदारी के बाद हम कॉफ़ी पीने के रेस्टोरेंट में गए। कॉफ़ी आती उसके पहले ही बिना किसी भूमिका के मैं दीदी से पूछ बैठी, दीदी, अपनी तबीयत को देखते हुए आपको पार्लर बंद कर देना चाहिए था ना, पर आपने ऐसा नहीं किया। पूछ सकती हूँ क्यों?
मेरे अनायास पूछे इस प्रश्न पर वे अनिश्चय की धुंध से घिरी बहुत देर तक खामोश रहीं। फिर दीर्घ विश्वास लेकर मेरी तरफ देखती हुई बोली, सोनू, तू तो जानती है ना, ना तो मुझे सजने का शौक था और ना ही सजाने का, लेकिन क्या है ना, हमारे पूरे परिवार को इनकी सरकारी नौकरी के रहते हुए बहुत ऐशो आराम से रहने की आदत पड़ गई थी। ऐश्वर्य के सारे साधनों के साथ पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, किंतु विलासितापूर्ण जीवन बिताने वालों के लिए अन्य लोगों के मन में कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं। उनकी गोल मोल बातों से असंतुष्ट होकर मेरी निगाहों में अनेक प्रश्न तैरने लगे। मेरी मुख मुद्रा देख वे कुछ असहज सी हुईं, बेचैन होकर इधर उधर देखने लगीं, फिर पलकें झपकाती हुई कुछ सोचने लगीं, मानो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए सही शब्दों की तलाश कर रही हों कि तभी कॉफ़ी आ गई। कॉफ़ी पीते हुए हम दोनों एक दूसरे को देखते हुए मौन थे। मेरे मन में आया कि दीदी से कहूँ, कभी कभी सुख सुविधा भी बंधन व बोझ बन जाते हैं, लेकिन नहीं कह पाई। हम दोनों ही अंतर मन के आगे कुछ कहने की भूमिका बना रहे थे, तभी कॉफ़ी समाप्त होते ही जैसे दीदी में अचानक ऊर्जा का संचार हो गया। मेरी तरफ देखती हुई एकदम से बोली, देख सोनू, आज तुझसे एक सच साझा कर रही हूँ। पार्लर केवल एक व्यवसाय नहीं है, अपितु अनेक लोगों के मन में हमारी भौतिक संपन्न जीवन शैली के प्रति उठते प्रश्नों का जवाब है। तेरे जीजाजी ने अपने पद पर रहते हुए जो अकूत धन इकट्ठा किया है ना, वो इस पार्लर के जरिए बैलेंस हो रहा है। मेरी आंखों को आश्चर्य से फैलते देख बात को लगभग समाप्त करती हुई बोली, तू तो सरकारी नौकरी में है, सब समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ। इतना कहकर अंतस में छाए उद्वेग को ढांपते हुए उन्होंने नजरें नीची कर लीं और मैं अवाक उनके चेहरे को तकती रही, शायद उनकी कही गई बात की गहराई को नाप रही थी। कुछ देर बाद दीर्घ श्वास लेकर मैंने कहा, कितनी सरलता से आप सारी बात कह गई दीदी। पता है, आप हरे भरे वृक्ष के समान हैं, जिसकी छाया में जो भी रहा मीठे फल प्राप्त कर तृप्त होता रहा। माँ कहती थीं कि इस धरती पर कुछ इंसान केवल दूसरों को सुख देने के लिए ही आते हैं। आप भी उनमें से एक हो। इसलिए आपने सब कुछ जानते समझते हुए भी जीजा जी की इच्छा को श्रद्धार्य कर लिया। धन्य हैं आप दीदी, धन्य हैं। किंतु मेरा ऐसा मानना है कि जिस वृक्ष से फल मिलते हों उसे अवश्य मनोयोग से सींचा जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए मेरा गला भर आया। दीदी के मुख पर अनायासी निरीहता के बादल छा गए। अपनी प्यारी दीदी को एक निरीह व्यक्तित्व की तरह देख मैं व्याकुल हो उठी। सच तो ये था कि छींचते मन से मैं इस कड़वे यथार्थ का सामना कर रही थी कि इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, किंतु मानव स्वभाव में स्वार्थ सर्वोपरि ही रहेगा। क्रोध और दुख की अग्नि से मेरा अंतर्मन झुलस रहा था, परंतु मैं खामोशी ओढ़े बैठी रही। कुछ अंतराल के बाद दीदी बोली, चलो उठो, तुम्हारे स्वागत में जीजा जी ने रसोइये से अनेक पकवान बनवा कर रखे होंगे। आखिरकार उनकी लाडली साली इतने दिनों बाद जो आई है। सारे रास्ते विषाद में लिपटा भीगा सा मौन हम दोनों के बीच पसरा रहा। घर पहुंचने पर देखा कि सचमुच ही व्यंजनों से सजी टेबल हमारा इंतज़ार कर रही थी। मैं 2 दिन और रुकी। इन 4 दिनों में मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि अब दीदी की दिनचर्या पहले से व्यवस्थित हो गई है। जीजाजी दीदी के खान पान का विशेष ख्याल रखने लगे थे। संतुष्टि का भाव लिए आश्वस्त मन से मैंने अपना सामान समेटा और आंखों में नीर की बदली लिए हम दोनों बहनें एक दूसरे से विदा हुईं। अभी साल भर ही बीता था कि एक दिन सुबह सुबह जीजाजी का फ़ोन आया, सोनू जल्दी से आजा, तेरी दीदी कोमा में चली गई हैं। मैं आनन फानन में जो ट्रेन मिली उसी में बैठकर निकल पड़ी। सारे रास्ते दीदी को याद करती रही। इस दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता 2 बहनों का ही तो होता है। अपने मन की सारी बात कहना, हंसी ठिठोली करना, बिन कहे एक दूसरे की परेशानी को समझ जाना, ऐसा ही तो होता है बहनापा। और मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि बड़ी बहन है मेरी, ममत्व से भरी, प्यार लुटाने वाली, स्नेह से सराबोर करने वाली। एक झटके से ट्रेन रुकी। अश्रुपूरित नेत्रों से देखा स्टेशन आ गया था। तभी जीजाजी का फ़ोन आ गया, ये बताने के लिए कि उन्होंने मुझे लेने के लिए गाड़ी भेज दी है। मैं गाड़ी में बैठकर सीधे अस्पताल पहुंची। जीजाजी ने मुझे दूर से ही देख लिया। माथे पर आए पसीनों को पोंछते हुए मेरी तरफ आए। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, अब दीदी कैसी हैं? जीजाजी ने बड़े दुखी मन से कहा, वैसी ही। मतलब होश नहीं आया है? मेरी घबराहट अपने चरम पर थी। जीजाजी ने सर झुकाए ही न में सिर हिलाया।
फिर एक हाथ मेरे कंधे पर रख मुझे सहारा देते हुए लिफ्ट की तरफ ले गए। बहुत देर से बहने को आतुर मेरे आंसू सारी सीमाओं को तोड़कर बह निकले। मेरे शरीर का रोम रोम दीदी को पुकार रहा था। वे मेरी केवल दीदी नहीं, अपितु मेरी रक्षक, मेरी पालक, मेरी सहेली, मेरी मार्गदर्शक सब कुछ तो थीं। जब से कल दोपहर से खबर मिली कि दीदी अचानक गिर पड़ी और कोमा में चली गईं, मैं असहाय सी महसूस कर रही थी। आईसीयू के बाहर खड़े होकर मैं स्वयं को ही हिम्मत बंधा रही थी। मेरी ये दशा देख जीजा जी ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जाओ तुम अंदर जाओ, देखना वो कोमा में भी तुम्हारी आहट पहचान लेगी। कुछ ही पलों में मैं दीदी के सामने खड़ी थी, आंखें बंद, चेहरा शांत और शरीर में अनेक नलियां लगी हुई थीं। उन्हें इस हालत में देख मुझे अपने मन की दीवारें खुरचती सी महसूस होने लगीं। मैं ज़्यादा देर रुक नहीं पाई और भारी मन व भीगी आंखों से बाहर आ गई। अभी घर चली जाओ, मैंने ड्राइवर से कह दिया है, वो छोड़ आएगा। नहा धोकर जब खाना खा लो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं गाड़ी भेज दूँगा। मैं खाना खाकर वापस आई अस्पताल तो गलियारे में रखी कुर्सी पर बैठ गई। भर्ती रोगियों के नज़दीकी रिश्तेदार आसपास की कुर्सी में बैठे हुए थे। अजीब सा निराशाजनक माहौल था। मैंने आंखें बंद कर सिर पीछे टिका लिया। बचपन की सुखद स्मृतियां अनायास दस्तक देने लगीं। दीदी मेरे लिए अपने हाथ से कपड़े के नए नए खिलौने बनाती थीं, मुझे नई नई तरह की फ्रॉक सिलकर पहनाती थीं, मुझे पढ़ाती थीं। दीदी के सानिध्य में मैं कितनी खुश रहती थी। माँ से ज़्यादा प्यार मैंने दीदी से ही पाया है। माँ गुस्सा भी करती कि दीदी को पढ़ने दो, पर मैं उन्हीं के आगे पीछे घूमती रहती थी। जब दीदी की शादी हुई तब मैं केवल 10 बरस की ही तो थी। उनकी विदाई के समय मैं उन्हें दरवाजे के पीछे से छुपकर देखती हुई ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। थोड़ी देर में दीदी मुझे ढूंढती हुई वहाँ आई तो मैं उनसे लिपट कर बिलख पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से माँ बाबा ने मुझे अलग किया। विदाई का वो दृश्य मेरी आंखों के सामने उपस्थित होते ही आंखें नम हो गईं। मन की पपड़ियाँ नए सिरे से तड़कने लगीं। मैं उठकर चहलकदमी करने लगी, फिर दीदी के पास जाकर बैठ गई। उनका श्रृंगार विहीन मुख सूर्य जैसी आभा तथा चंद्रमा जैसी शीतलता से अलंकृत था। वैसे भी श्रृंगार के नाम पर वो केवल बड़ी सी गोल बिंदी लगाती और मोटी सी मांग भरती। स्मृति ने फिर दस्तक दी। मुझे याद आने लगा, दीदी की दूसरी विदाई के समय मैं उनके साथ ही आ गई थी। वे जब नहाकर आईने के सामने बैठती तो मैं दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें निहारती। वे सिंदूरदानी से सिंदूर निकालकर मांग भरती, चेहरे पर मुस्कान लिए बिंदी लगाती, फिर साड़ी को सलीके से पहनकर जब स्वयं को आईने में निहारती तो उनके साथ साथ मेरे गालों पर भी लालिमा छा जाती। मैं सपने देखती कि जब मैं बड़ी होऊंगी तो ऐसे ही सादगी से रहूंगी। स्मृति से बाहर आकर मैंने एक नज़र अपने पर डाली। दीदी जैसी तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी, न स्वभाव में न श्रृंगार में। तभी जीजा जी आईसीयू की तरफ आते हुए दिखे। उनके साथ मेरी भाभी भी थीं जो ग्वालियर से आने वाली थी। मैं भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें दीदी के पास ले गई। पनीली आंखों से उन्होंने दीदी के पाँव छुए, फिर मेरे नज़दीक आकर पूछा, ये क्या हो गया दीदी को? मैंने अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए उन्हें दिलासा देते हुए कहा, देखना कुछ ही दिन में वे ठीक हो जाएंगी। कुछ देर वहीं रुककर मैं भाभी के साथ घर आ गई। रात में खाना खाकर हम दोनों कमरे में बैठे बात कर रहे थे कि भाभी अचानक पूछ बैठी, सोनू दी एक बात बताइए, जीजा जी सरकारी नौकरी में इतनी अच्छी पोस्ट पर थे, घर में सारी सुख सुविधाओं के बीच दीदी रह रही थी, तो फिर उनको पार्लर खोलने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? और अब जब जीजा जी रिटायर हो गए हैं, दोनों बेटे विदेश में नौकरी कर रहे हैं, तब भी वे पार्लर चला रही हैं। आपको नहीं लगता कि दीदी जीजा जी को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आराम से ज़िंदगी बितानी चाहिए? कुछ दिन बच्चों के पास रहें, विदेश में घूमें फिरें। आप ठीक कह रही हैं भाभी, लेकिन भौतिकता प्रधान जीवन शैली में विश्वास रखने वाले जीजा जी की सोच कुछ अलग है। इस जीवन शैली में सुख के साथ चिंता व परेशानी स्वतः शामिल हो जाती है। मेरे इस कथन पर भाभी प्रश्नवाचक निगाहों से मुझे देखने लगीं तो मैंने कहा, आपको तो पता होगा कि दीदी की कम उम्र में शादी हो गई थी, इसलिए वे ज़्यादा पढ़ नहीं पाई थी, और जीजा जी थे अत्यंत बुद्धिमान। जीजा जी की बुद्धिमत्ता ने दीदी के स्वतंत्र विचार क्षमता का हरण कर लिया था। वे वही करती वही कहती जो जीजा जी चाहते। मतलब मैं समझी नहीं सोनू दी, भाभी ने अपने विस्फारित नेत्रों से पूछा। वास्तव में बात यह है कि जीजा जी की सभी मित्र अफसरों की पत्नियां कुछ ना कुछ करती थीं। कोई स्कूल में पढ़ाती तो कोई कॉलेज में, किसी ने बुटीक खोल लिया तो किसी ने सामाजिक संस्था आरंभ कर दी।
कभी कभी सरकारी नौकरी में अनुचित रूप से कमाए धन का उचित निवेश भी तो करना होता है। थोड़ा रुककर गला खखारते हुए मैंने आगे कहा, जिया जी चाहते थे कि दीदी भी अपना कुछ व्यवसाय शुरू करें, किंतु दीदी तो जिया जी के इतने बड़े परिवार को संभालते हुए ही बहुत खुश थीं। अपने से छोटी 4 ननदों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, फिर उनकी शादी की। यहाँ तक कि दीदी के चाचा ससुर के बच्चे भी उन्हीं के पास रहकर पढ़े हैं। जब सब पढ़ लिख कर बाहर निकल गए तो जीजा जी ने दीदी की सहमत के बिना ही पार्लर खोलने की तैयारी शुरू कर दी। हमारी दीदी तो सीधी ही एकदम गाय की तरह, तो बस बिना किसी ना नुकुर के मैनेजर बन पार्लर संभालने लगी। फिर पार्लर, परिवार, गृहस्थी में इतनी रच बस गईं कि वो एक महत्वपूर्ण खिड़की खुली रखना भूल ही गईं, जहाँ से उन्हें अपने बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में विचार करने की रोशनी मिलती। इतना कहते कहते दर्द से मेरा चेहरा तपसा गया, मानो भीतर के बंद ढक्कन खुल गए हों और भाप की परछाइयाँ मेरे चेहरे पर कांपने लगी हों। मेरी मनः स्थिति को भांपते हुए भाभी कहने लगी, सोनू दी अब सो जाओ, कल बात करते हैं। मैं सोने का प्रयत्न करने लगी, किंतु विचारों ने सोने नहीं दिया। ये विचार मन को मथता रहा कि भौतिकता प्रधान जीवन शैली में संवेदनाएं क्यों सिकुड़ जाती हैं। फिर धीरे धीरे इस विचार ने सिर उठाया कि दीदी ने अपनी इच्छा अनिच्छा को मन से बुहार कर बाहर क्यों फेंक दिया था। उनकी पीड़ा अपरिभाषित क्यों रह गई। ये तो मेरी दीदी के साथ छल हुआ ना। इस विचार के साथ ही मेरे हृदय में गहरी टीस उठने लगी। कच्चा डबडबाया सा मन लिए मैंने तकिया में अपना मुंह छुपाया और न जाने कब तक अश्रु के रूप में अपना दुख बहाती रही। फिर देर रात तक कभी मेरी आंख लगी। हृदय में आशा का दीपक जलाए जितनी देर मैं अस्पताल में रहती, दीदी के पास बैठकर कभी उनका हाथ सहलाती, कभी उनके सिर पर हाथ फेरती, तो कभी उनके पसंदीदा गाने गुनगुनाती। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दीदी कोमा से वापस आएंगी। तीसरे दिन में दीदी के पास बैठी बचपन में उन्हीं का सिखाया भजन गा रही थी कि उनके हाथ में कुछ हलचल हुई। मैं दौड़कर डॉक्टर को बुला लाई। सब जांच करके उन्होंने कहा, ये बहुत अच्छा संकेत है, आप लोग इसी तरह बातें करते रहिए तो वे शीघ्र ही होश में आ जाएंगी। इसके बाद तो मेरी कोशिश और बढ़ गई। उनके पास बैठकर मैं बचपन में साथ गुजारी यादों को दोहराती। एक दिन मैं उनके हाथ को सहला रही थी कि अचानक उन्होंने आंखें खोली। मैं भावावेश में चीख पड़ी, दीदी मैं सोनू, आपकी छुटकी। मेरी आवाज़ सुन नर्स व डॉक्टर तुरंत दौड़े आए। वे उनका परीक्षण करने लगे और दीदी हल्की मुस्कुराहट के साथ मुझे देखे जा रही थीं। तभी डॉक्टर ने कहा, इनके पति को बुला दीजिए। आंखों में खुशी के झिलमिलाते मोतियों को थामे मैं आईसीयू से बाहर आई और खुशी से हुलहुलाई जीजा जी से इतना ही कह पाई, दीदी। दीदी ने आंखें खोली, होश। कुछ ही क्षणों में जीजा जी दीदी के सामने थे और मैं खुशखबरी एक एक को सबको बताने में जुट गई। 2-3 दिन में ही दीदी काफ़ी ठीक हो गई। मैं उनके साथ और रहना चाहती थी, किंतु मेरा वापस आना आवश्यक था क्योंकि कॉलेज में परीक्षा आरंभ होने वाली थी। दीदी की सेवा के लिए उनके दोनों बेटे बहुएं पहुंच ही गए थे। वापसी के समय उन सबसे दीदी की सेहत का विशेष ध्यान रखने के अनुरोध के साथ ही मैं जीजा जी से मिलने गई। उनसे विदा लेते हुए मैं बोल पड़ी, जीजा जी आपसे एक विशेष बात कहना चाहती हूँ। नहीं, आज तुम कुछ मत कहो, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहने वाली हो। काश मैंने तुम्हारा कहना पहले ही मान लिया होता तो आज तुम्हारी दीदी की ये दशा नहीं होती। मैं तो केवल योजनाएं ही बनाता रहा और तुम्हारी दीदी बिना किसी विरोध के उसे कार्यान्वित करती नहीं। मैं ही उनकी सेहत को नज़रअंदाज करता रहा। शायद धन दौलत पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर मैं कुछ स्वार्थी हो गया था। मेरी विचार प्रक्रिया भी दागदार हो गई थी, परंतु अब मेरी आंखें खुल गई हैं। वास्तव में कोमा में तुम्हारी दीदी नहीं अपितु मैं था। अब मैं कोमा से बाहर आ गया हूँ। जीजा जी के स्वर पश्चाताप से भरे हुए थे। दीदी के स्वास्थ्य के प्रति आश्वस्त होकर मैं गाड़ी में बैठ गई। मेरे मन में छाए उदासी के बादल धीरे धीरे छटने लगे। मैंने ईश्वर को धन्यवाद स्वरूप आकाश की ओर देखा। सारा आकाश श्वेत शुभ्र झिलमिलाते सितारों से जगमग कर रहा था, मानो मेरी उदासी छटने पर वे सितारे नृत्य कर रहे हों। अभी आप सुन रहे थे शीला मिश्रा जी की लिखी हुई कहानी कोमा। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।